Hello everyone, welcome to Chahal Academy. In this video, we are gonna study about India as a union of state. आज के इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे, नंबर 1, इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब क्या है। नंबर 2, इंडिया में जितने भी स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज हैं उनके एरिया को कम करने या उनके एरिया को बढ़ाने या फिर कोई एक नया स्टेट बनाने या फिर उनकी बाउंड्री चेंज करने या स्टेट के नाम चेंज करने की अथॉरिटी किसके पास है। एंड नंबर 3, इंडिया में जो हमें इतने सारे स्टेट्स और इतने सारे यूनियन टेरिटरीज देखने को मिलते हैं, हमें इनकी जरूरत क्यों पड़ती है। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब क्या होता है। इस चीज को समझने से पहले हमें एक कहानी के बारे में समझना पड़ेगा। इंडिया जब 1947 को आजाद हुआ था तो इंडिया स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज में बटा हुआ नहीं था, लेकिन इंडिया अलग अलग डायनेस्टीज या राजा महाराजाओं के जो क्षेत्र या राज्य होते थे उनमें बटा हुआ था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इंडिया की अलग अलग डायनेस्टीज को इस बात के लिए कन्विंस किया था कि हम सारी डायनेस्टीज को साथ में आकर एक देश, एक यूनियन बनाना चाहिए जिसे हम भारत या इंडिया के नाम से जानेंगे। इन सारे स्टेट्स का साथ में आना ही इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट कहलाता है। लेकिन साथ ही साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक और यहां पर एक कंडीशन रखी थी जिसमें यह कहा गया था कि जितने भी स्टेट्स या डायनेस्टीज इंडिया में आकर मिल रहे हैं वो किसी अग्रीमेंट के तहत नहीं, लेकिन खुद की मर्जी से आकर मिल रहे हैं। इसका मतलब स्टेट्स जब इंडिया में एक बार शामिल हो जाएंगे तो उन्हें इंडिया से दोबारा बाहर निकलकर एक नया देश या नई डायनेस्टी बनाने की कोई भी अथॉरिटी नहीं होगी। यानी लीगली कोई भी स्टेट इंडिया में एक बार शामिल होने के बाद खुद की मर्जी से बाहर निकलकर एक अलग देश नहीं बना सकता, और इसे ही हम लोग इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट के नाम से जानते हैं। अगर हम इंडिया की ज्योग्राफिकल और पॉलिटिकल लोकेशन की बात करते हैं 1956 में, तो हमें देखने को मिलता है कि 1956 में जब रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था इंडिया के स्टेट्स का, उस वक्त इंडिया में सिर्फ 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज थी। लेकिन आज की तारीख में अगर हम देखें तो हमें 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज देखने को मिलती है। सबसे पहले हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि इन स्टेट्स को मॉडिफाई करने का पावर, यानी इन स्टेट्स की ज्योग्राफिकल या पॉलिटिकल बाउंड्रीज को चेंज करने का पावर किसके पास है, और वो एक्सक्लूसिव पावर हमें सिर्फ पार्लियामेंट के पास ही देखने को मिलता है। पार्लियामेंट इंडिया के स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की बाउंड्रीज के साथ जिस तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव या ज्योग्राफिकल चेंजेस करना चाहे वो कर सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर किसी भी स्टेट का एरिया कम करना हो या बढ़ाना हो, वो अथॉरिटी पार्लियामेंट के पास है। या फिर अगर किसी स्टेट की बाउंड्री को चेंज करना हो या किसी स्टेट का नाम ही चेंज करना हो या फिर कोई एक नया स्टेट ही बनाना हो, एस्टैब्लिश करना हो, या एक नई यूनियन टेरिटरी बनानी हो, ये सारी की सारी अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ इंडियन पार्लियामेंट के पास ही होती है। सवाल अब यह उठता है कि आज की तारीख में हमारे देश में 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, तो इतने सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी की जरूरत हमें पड़ती क्यों है, और क्यों इतना ज्यादा डाइवर्स स्टेट और यूनियन टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेशन हमें देखने को मिलता है। इंडिया एक बहुत ज्यादा डाइवर्स कंट्री है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और कच्छ से लेकर कोहिमा तक हमें अलग अलग तरीके के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स, लैंग्वेज, आर्ट, कल्चर, ट्रेडिशन सब कुछ देखने को मिलता है। और जब किसी देश में इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी होती है तो उस देश में रीजनल लेवल पर और लिंग्विस्टिक लेवल पर, यानी कि लैंग्वेज के लेवल पर बहुत अलग अलग डिमांड्स भी उठती हैं। और इन्हीं डिमांड्स को फुलफिल और सेटिस्फाई करने के लिए, इसी डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए इंडिया में हमें इतने सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर लिंग्विस्टिक डिमांड या रीजनल डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स को फॉर्म किया गया, जैसे कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र या रिसेंट में देखा गया तेलंगाना। यहां तक कि डेवलपमेंट के नाम पर और ग्रोथ के नाम पर भी बहुत सारे स्टेट्स को अलग किया गया, जैसे कि छत्तीसगढ़, झारखंड, लद्दाख या उत्तराखंड।
अब अगर हम बात करें इस चीज की कि इंडिया के स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज जो इतने ज्यादा डाइवर्स हुए हैं, इतने ज्यादा बड़े हुए हैं, उनका जो इवोल्यूशन है वो किस तरह से हुआ है, तो हम ये देखते हैं कि पोस्ट इंडिपेंडेंस रीजन में अलग अलग स्टेट्स ने लैंग्वेज के आधार पर बहुत सारी डिमांड की थी। उस वक्त 1947 से लेकर 1956 तक बहुत सारे ऐसे स्टेट्स थे जो लैंग्वेज के बेसिस पर एक अलग स्टेट बनना चाह रहे थे, यानी भाषा के आधार पर अपना एक अलग राज्य बनाना चाह रहे थे, जिसमें साउथ इंडिया में तेलुगु लैंग्वेज के लोगों को एक अलग स्टेट चाहिए था, जिनकी डिमांड सबसे पहले निकलकर सामने आई थी। और इन्हीं डिमांड्स को समझने के लिए और इन लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट्स को अलग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस चीज को सॉल्व करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने अलग अलग कमीशन भी बनाई थी, जिसमें धर कमीशन और जेवीपी कमेटी एक ऐसी कमीशन थी जिन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया था कि लैंग्वेज के बेसिस पर किसी भी तरीके का स्टेट नहीं बनेगा। लेकिन 1953 में जो फजल अली कमीशन बनी थी, जिसके चेयरमैन खुद फजल अली थे, इस फजल अली कमीशन ने 1955 में अपनी रिपोर्ट दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि लैंग्वेज के आधार पर स्टेट्स को एस्टैब्लिश करना चाहिए। और इसी फजल अली कमीशन के रिकमेंडेशन और रिपोर्ट के नाम पर 1956 में आंध्र प्रदेश इंडिया का वो पहला स्टेट बना था जिसे लैंग्वेज के आधार पर एक अलग या सेपरेट स्टेट बनाया गया था। इसी तरह के पॉलिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अगर आप डिटेल में और सिंपल लैंग्वेज में पढ़ना और समझना चाहते हैं, जो आपकी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और इजी बनाएगा, सो प्लीज कीप फॉलोइंग चहल एकेडमी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।